नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए उषा महाजन जी की एक कहानी बचपन सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी बचपन। वे भूली कहाँ थी कुछ भी। रह रह कर वही दृश्य तो उनके मन को कुरेदते रहते थे और वे अपने आप से ही आंखें चुराने की कोशिश में लग जाती हैं। पहला ही दिन था उसका उनके यहाँ। उन्होंने बच्ची को चाय पत्ती के डिब्बे के साथ मुफ्त मिली साबुन की टिकिया थमाते हुए कहा, बहुत महंगा साबुन है, अच्छी तरह मल मल कर नहाना, समझी? और सुन, जो नया फ्रॉक तुझे पिंकी की मम्मी ने दिया था वो पहनना। पुराना वाला अपनी काकी को दे देना। जब वो तुझसे मिलने आए वो अपनी लड़की को पहना लेगी। तेरे लिए तो पिंकी की मम्मी ने और भी बहुत से कपड़े ले रखे हैं। नसीहतें देती वे मुड़ी ही थी कि मन में कहीं कौंधा। लड़की ने ये क्या घिसे हुए सस्ते से प्लास्टिक के गुलाबी क्लिप बालों में लगा रखे हैं, कितने भद्दे लग रहे हैं घटिया से। सुन, बच्ची ठिठकी। एक बाह पर नए कपड़ों का भार लादे और दूसरे हाथ में साबुन की टिकिया थामे उसने सहम कर उनकी ओर दृष्टि उठाई। वे उसके हुलिये का एकदम मुआयना करते हुए बोली, देख, ये क्लिप उतार दे बालों से। इन्हें भी दे दी वो काकी को उसकी बेटी के लिए। तुझे पिंकी की मम्मी अच्छे वाले ला देगी, इससे बहुत अच्छे, जैसा तेरा फ्रॉक है ना उसी रंग के। और सुन, पिंकी की मम्मी को आंटी जी बोला कर, समझी? और मुझे दादी जी, जैसे पिंकी कहती है। उन्होंने बच्ची को उत्साह में भरकर देखा था कि नए फ्रॉक के बाद साबुन की नई टिकिया, दूसरे नए कपड़े और बालों के लिए नए बढ़िया क्लिपों से मिलने का सुनकर लड़की की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बच्ची के निर्विकार निरपेक्ष भाव पर वे कुछ भी मनचाहा नहीं पड़ पाई थी और मन ही मन कुड़ी थी। ये गरीब लोग भी कितने घुन्ने हो गए हैं आजकल। अभी ज़रा सी है और चालाकी का आलम यह है कि भनक भी नहीं लगने दे रही है कि इतना सब जो मिल रहा है उसे यहाँ। उसकी कब सोची थी उसने या उसकी काकी ने? खासी पगार के अलावा बढ़िया खाना पीना जैसा वे खुद खाते हैं। साबुन, तेल, कपड़ा लत्ता, कंघा, आईना, सब। अपना अलग बाथरूम, छोटा सा ही सही, अलग कमरा। ऐश है इसकी तो। कहाँ उन झुग्गियों में काकी के ढेरों बच्चों के साथ कोने में दुबक कर सोना, ना रोज़ नहाने धोने को मिलना, ना भर पेट खाना नसीब होना। यहाँ तो सब कुछ है। देखा था उन्होंने कि झाड़ पोछ की आड़ में कैसे वो पिंकी के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारती रहती थी। उनकी बेटा बहू चाहते थे कि घर के सदस्य की तरह ही दिखे वो। अड़ोसी पड़ोसियों को कहने का मौका न मिले कि बच्ची को काम पर लगा रखा है। समझते रहे कि किसी गरीब लड़की की परवरिश कर रहे हैं अपने यहाँ रखकर, अपनी ही बच्ची की तरह। शनिवार इतवार को बगल वाले ब्लॉक के शॉपिंग सेंटर के सामने जो एक्सपोर्ट सरप्लस का हाट लगता है, बहू वहाँ से उसके लिए कुछ जोड़े अच्छे कपड़े भी खरीद लाई थी सस्ते में। साफ सुथरी रहेगी, ढंग के कपड़े पहनेगी तो घर में हर वक्त इसकी उपस्थिति भी नहीं खलेगी और बच्ची काम भी करेगी खुशी खुशी। बच्ची, वे अपने आप में ही सब पकाई थी। बच्ची ही तो थी वो। रखवाते वक्त उसकी काकी ने पैसे बढ़वाने के चक्कर में भले ही बताया था 13-14 साल की थी, पर वे खूब समझ सकती थी कि लड़की की उम्र 10-11 से ऊपर नहीं थी। मजबूरी थी उनकी भी, सो रख लिया था। दिल्ली से लगे इस उपनगर में गगनचुंबी इमारतें तो बनती जा रही थी एक के बाद एक, और खुले वातावरण तथा सस्ते के आकर्षण में लोग बसते भी जा रहे थे यहाँ। लेकिन बिजली पानी की मूलभूत ज़रूरतों के अलावा घरेलू काम वालियों की भी खासी किल्लत थी। दूर दूर तक छिटके छितरे बहुमंजिली इमारतों के झुंड, लेकिन परिवहन व्यवस्था एकदम अव्यवस्थित, असंतुलित। बसों की आवाजाही दिल्ली की तरह थोड़ी ही थी कि दूर दूर से काम वालियाँ आ जाती यहाँ पे। ना ही यहाँ दिल्ली की तरह पॉश कॉलोनियों के साथ लगते गांव थे, जैसे बसंत विहार के साथ बसंत गांव, मुनीरका के साथ मुनीरका गांव, सिरी फोर्ट के साथ शाहपुर जाट या साकेत के साथ खिड़की गांव। दिल्ली की तरह यहाँ अभी मलिन बस्तियों के जमघट भी नहीं जमे थे कि पैसे वालों और जीविका के लिए उनके यहाँ काम करने वाले निर्धनों की परस्पर निर्भरता का लाभ यहाँ के बाशिंदों को मिल जाता। यहाँ तो रियल एस्टेट के मालिकों ने चप्पा चप्पा ज़मीन कब्जा रखी थी, भविष्य में अपनी रियासतें विकसित करने के लिए। बहरहाल इस हैप्पी हेवन सोसाइटी में काम करने आने वाली कुछ गिनी चुनी काम वालियों के नखरे से तो वे नहीं ही निभा सकती थी। हर काम के 400 रुपये, यानी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों के कुल मिला के 1200 रुपये। इस पर हर दूसरे दिन नागा, और जो एक काम भी ऊपर से कह दो तो मजाल है कि कर दें।
खुशी खुशी कहेंगी, आंटी जी और भी 4 घरों में काम करना है, मेरे पास टाइम कहाँ है। इधर आजकल एक नया ट्रेंड निकला है मेहरियों काम वालियों में, बीबी जी के बदले आंटी जी या दीदी कहने का, उम्र के हिसाब से या व्यक्तिगत रख रखाव के हिसाब से। अर्थात अगर बाल रंगे वाली हुई, शलवार सूट या जीन्स पहनती हो तो बुढ़ापे में भी दीदी कहला सकती हैं, और अगर जो देह थुलथुल हुई, केश राशि नैसर्गिक श्वेत धवल, तो भी वे बेचारी क्या कहें आंटी जी के अलावा। तो ऐसी पार्ट टाइम काम वालियों से भला काम चल सकता था उनका, वो भी तब जबकि सारे घर के कामों को दायित्व अकेले उन्हीं के कंधों पर था। बेटा बहू तो सवेरे से ही अपने अपने दफ्तरों को निकल जाते थे। यद्यपि वे फुल टाइम अर्थात घर पर रहने वाली नौकर या नौकरानी को रखने के लिए बाध्य थी, लेकिन जवान लड़का या लड़की वे हरगिज नहीं रखना चाह रही थी। लड़का रखती तो हर वक्त डर कि पता नहीं कब टेटुआ दबा दे या चोरी करवा दे। जवान लड़की की अलहदा परेशानियां, पास पड़ोस के नौकरों चौकीदारों से आंख मटक के करेगी, और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फंसेगा घर का मालिक ही। जवान लड़की रखने को तो उनकी बहू भी राजी नहीं थी, कहाँ तक करेगी अपने पति की निगरानी। सो दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यहाँ काम करने वाली मेहरी को कहकर इस बच्ची यानी मीनू को मंगवाया था अपने यहाँ काम करने के लिए। बस्ती के शमशान घाट के पास से बहते नाले के किनारे बनी झुग्गियों में रहती थी मीनू, अपने काका काकी के 4 बच्चों के साथ। उन सब बच्चों में बड़ी वही थी, घर पर रहती तो बच्चों की देखभाल करती, और जब काकी काम पर निकलती तो वो भी साथ जाकर उनका हाथ बटाती। काकी झाड़ू देती तो वो पोछा लगाती, काकी कपड़े फींचती तो वो बर्तन मल देती। पता नहीं कैसे कराते होंगे लोग झुग्गियों से सीधे आने वाली काम वालियों से काम। उन्होंने तो नहाने वहाने और साफ सुथरा रहने की आदत एकदम ही बदल डाला था लड़की को। लेकिन उसके चेहरे के चिरंतन उदासी, उसका वो टुकुर टुकुर ताकना, क्या करती वे उसका भी। जितना ही उससे बात करने की कोशिश करती, लड़की उतनी ही अपने आप में सिमटती जाती। मुंह में जैसे जुबान ही नहीं, जो काम कह दो चुपचाप कर दिया, ना हाँ ना ना। चेहरा ऐसा सपाट जैसे साफ की गई स्लेट। मुस्कान कुछ देती थी उसके चेहरे पर तो बस पिंकी को देखकर, जब वो स्कूल से लौटती, और पिंकी भी तो मीनू दीदी करते उसके आसपास ही बनी रहती, चाहे वो बर्तन मांज रही हो या पोछा लगा रही हो। बहू ने ही सिखाया था पिंकी को उसे मीनू दीदी कहकर पुकारना। कितनी तो छोटी थी पिंकी उससे, अभी 6 की ही तो हुई थी पिछले महीने, और वैसी ही भोली उसकी बातें। मीनू दीदी, आप मेरे वाले स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती? आप वहाँ पटरे पर क्यों बैठती हो नीचे? आओ ना यहाँ मेरे साथ सोफे पर बैठ कर देखो ना टीवी। उनको काटो तो खून नहीं, सक पकाकर वे दौड़ी उसके पास। मीनू को किसी काम से रसोई में भेज वे पिंकी को खींचकर अपने कमरे में ले गई थी। अरे बुद्धू, वो हमारी मेड है, काम करने वाली है, वो तेरे साथ सोफे पर कैसे बैठेगी? उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, गांव में रहते हैं, इसे खिला पिला भी नहीं सकते ना, इसीलिए तो इसको काकी के पास भेज दिया दिल्ली में कि काम करके उनको पैसे भेजे। वे अपने आप पर ही शर्मिंदा हुई थी कि वे भी क्या समझा रही हैं 6 साल की अपनी नासमझ सी पोती को। खुद अपने आप को ही भला कहाँ समझा पाई थी वे। हर बार जब मीनू अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तनों पर विम घिसकर नल तक पहुँचने के लिए पटरे पर चढ़कर उचक कर पानी बहाती थी, तब आत्मग्लानि की एक अंतर्धारा उनके सीने में भी बहने लगती थी, और तब कुर्सी पर बैठी वे ऊन में गुथी अपनी सलाइयाँ नहीं चला पाती थी। उन्हें वही कुर्सी पर छोड़ वे धीरे धीरे चलती उसके पास पहुंच जाती। मीनू के धोए बर्तनों को सूखे कपड़े से पोंछती वे जल्दी जल्दी उन्हें उनकी जगह लगाने लगती कि किसी तरह उसका काम जल्दी ख़त्म हो और वो अपनी चटाई पर जाकर आराम से लेटे, ताकि वे भी थोड़ी चैन की सांस ले। तब से तो और भी बेचैन रहने लगी थी वे, जब दिल्ली में पढ़ रही उनकी भतीजी गर्मा आई थी उनसे मिलने। आते ही उसने सबसे पहले यही नोट किया था, ओह गॉड बुआ, ये क्या कर रही हैं आप? चाइल्ड लेबर? इस बच्ची के पढ़ने के दिन है और आपने यहाँ इसे काम पे लगा रखा है। उन्होंने अपनी दलीलें दी थी। ये अपनी काकी के साथ दिल्ली में कई कई घरों में काम करने जाती थी, वहाँ कौन सा पढ़ने जा रही थी, यहाँ तो एक ही घर का काम करना पड़ता है। फिर हम इसे इतनी अच्छी तरह रख भी तो रहे हैं। सवाल ये नहीं है बुआ, सवाल है कि बच्चों के अधिकारों का, बच्चों की शिक्षा पाने के अधिकारों का। आप इसकी काकी को काम पर रख लेती और इसे पढ़ने भेज देती। आजकल तो वेल टू डू लोग अपने नौकरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्पॉन्सर करते हैं।
गरिमा की इन बातों का वे क्या जवाब देती? किस आदर्शवाद, किस यूटोपिया की बात कर रही है ये लड़की? घर गृहस्थी से पाला पड़ेगा तब पूछेंगी वे उससे सिद्धांत और व्यवहार का फर्क। वे कोई अनपढ़ गवार नहीं है कि उन्हें यह सब पता नहीं जो गरिमा कह रही है। और इतने बड़े ओहदे पे कार्यरत उनकी बहू भी क्या गरिमा से कम पढ़ी लिखी है? कौन निपटाता घर का इतना काम इतने सहज तरीके से? और फिर उन्होंने क्या ठेका ले रखा है दुनिया भर को साक्षर बनाने का, पढ़ाने का? अपने ही घर के प्राणियों की सही देखभाल हो जाए यही बहुत है। आज के युग में अपने ही एक दो बच्चों को पालने बढ़ाने में लोगों की चूल्हे हिल जाती हैं। जब भी तो बरसी थी बहू उस दिन पिंकी, मीनू पर और साथ ही उन पर भी, जब साल के आखिर में बची हुई कैजुअल लीव लेकर कुछ दिन घर बैठी थी। दोपहर को पिंकी के कमरे में अचानक ही गई तो देखती है क्या कि पिंकी अपने बस्ता बिखेरे एक एक कॉपी किताब मीनू को दिखा रही है। देखो ये इंग्लिश की वर्क बुक है, ये कर्सिव राइटिंग की कॉपी है, ये मैथ्स की बुक है, और देखो मेरी ड्राइंग बुक, ये मेरी स्क्रैप बुक। बड़ा मज़ा आता है स्कूल में और टिफ़िन टाइम में झोलों पर तो बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है स्कूल में? और घर पर पढ़ाई में ज़रा भी मज़ा नहीं आता, सारा दिन खेलती रहती है इस मीनू की बच्ची के साथ। बहू ने पिंकी के कान उमिड़ते हुए उसे अचानक ही चौंका दिया था। मीनू काँप कर जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। पिंकी रुआसी सी हो अपनी कॉपी किताबें स्कूल बैग में भरने लगी थी। तू क्या कर रही है यहाँ खड़ी खड़ी? बहू ने फटका लगाई। जा अपना काम कर बाहर जाकर। बिगाड़ रही है लड़की को, खबरदार जो फिर पिंकी के कमरे में आकर डिस्टर्ब किया इसको। मीनू कमरे से निकलकर सरपट भागी थी। वे जानती थी मीनू देर तक अपने कमरे में पड़ी सिसकती रही होगी। कई दिनों तक यूं ही उदास उदास सा चेहरा लिए काम करती रही थी वो। लेकिन बहू के दफ्तर जाते ही पिंकी और मीनू दोनों ही भूल गई थी बहू की घुड़क। पिंकी के कमरे से आती दोनों की हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें सुन सकती थी वो। न जाने क्या क्या बातें करती होंगी दोनों। आखिरकार बच्चियां ही तो थी वे। न जाने क्या क्या बातें करती होंगी। पिंकी शायद उसे बर्थडे में मिले गिफ्ट कार्ड दिखा रही होगी और बता रही होगी कि किसने क्या क्या दिया था, या फिर जन्म से लेकर अब तक के अपने फ़ोटोग्राफ्स के एल्बम दिखा रही होगी उसे। बहू चाहे जो कहे, वे नहीं रोक पाती थी बच्चों के खेलने बतियाने से। आखिर एक ही घर की छत के नीचे कैसे दूर रखा जा सकता था दोनों बच्चों को? बहरहाल उस दिन को भूल सकती थी क्या वे? महीना पूरा होते ही मीनू की काकी उसकी पगार लेने आई थी। लेकिन मीनू ने जो उसे देखकर रोना शुरू किया कि वे हैरान हो गई। काकी ने तो यही समझा होगा कि पता नहीं कितनी बुरी तरह रखा जा रहा है उसे यहाँ। तब उन्होंने ही उसकी काकी से कहा था कि एक आध दिन के लिए घर ले जाए उसे अपने साथ। घर वो आएगी, चचेरे भाई बहनों से मिलाएगी तो मन हल्का हो जाएगा इसका। मीनू की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। दौड़ते भागते हुए अपने जाने की तैयारी में जुट गई थी वो, और साथ ले जाने के लिए प्लास्टिक के बैग में अपने कपड़े भी भर लिए। अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ पिंकी के स्कूल से लौटने का। उसकी काकी को वापस लौटने की जल्दी थी, पर मीनू पिंकी से मिलकर ही जाना चाहती थी। पिंकी आई तो उसके साथ मीनू सीधे उसके कमरे में दौड़ी। दोनों में पता नहीं क्या बातें हुई, पता नहीं क्या कहा था मीनू ने उसे अपने जाने को लेकर कि उसके जाने के बाद पिंकी ने चुप्पी ही साध ली। कितना पूछा था उन्होंने कि क्या कह कर गई थी मीनू उससे, जो घर भर से कुट्टी ही कर ली थी, पर पिंकी को नहीं बताना था सो नहीं बताया। मीनू को गए 2-3 दिन बीते, फिर तीसरा चौथा, फिर पूरा हफ्ता ही। आखिर कितने दिनों तक बैठी रहेगी यूँ अपनी काकी के घर? उन्हें तो फिक्र लगने लगी थी कहीं उसकी काकी ने ज़्यादा पैसों पर उसे किसी और के घर तो नहीं रखवा दिया। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। फिर ये ख्याल भी तो आया मन में कि कहीं बीमार बीमार तो नहीं पड़ गई, पता तो करना चाहिए। बहू से कहकर उसके रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन कराया तो कि पूछवाए मीनू की काकी से कि अभी तक वो उसे वापस छोड़ने क्यों नहीं आई। बहू ने फ़ोन उन्हें ही पकड़ा दिया और जो सुना उन्होंने उस तरफ से बेस्तब्ध ही रह गई। बहू के रिश्तेदार बता रही थी मीनू की काकी तो आप लोगों से बहुत नाराज़ थी। वो कह रही थी एकदम बिगाड़ कर रख दिया था आप लोगों ने लड़की को। छोटे मुंह बड़ी बातें करने लगी थी कि काकी हाथ धोकर खाना बनाओ, सब्जियों को धोकर काटो, गंदे कपड़े 2 दिन तक नहीं पहनेगी वो, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी ज़िद तो वो ये करने लगी थी कि वो स्कूल में पढ़ने जाएगी और आपके यहाँ काम पर वापस नहीं लौटेगी। आपकी पोती की तरह वो भी स्कूल में पढ़ेगी। अब काकी बेचारी क्या करती उसका? उसने उसे यहाँ काम कराने के लिए रखा था ना कि पढ़ाने के लिए। सो भेज दिया वापस वहीं गांव में उसके माँ बाप के पास।
वही पढ़ाते रहे उसे वहाँ। हे भगवान, उन्होंने अपना माथा पीटा। अब फिर से नए नौकर की खोज। तभी न जाने क्या कौन था उनके मन में। अरे, मैंने तो जाते वक्त उसका बैग भी नहीं देखा। उसने वापस ना लौटने की सोची थी तो कहीं घर की कोई कीमती चीज़ न ले गई हो अपने साथ। ओह, उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। घर का सारा कीमती सामान तो खुला ही पड़ा रहता था उसके सामने। घड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ सभी तो दराजों में डाले रखती थी पिंकी की मम्मी। पिंकी के कमरे में तो घुसी रहती थी मीनू। बहू के कमरे की तो चीज़ें तो बहू ही जाने। वे पिंकी के कमरे की तरफ दौड़ी। एक एक दराज खोल खोल कर उलट पलट कर जांचने लगी। कपड़े, खिलौने, पेन, पेंसिलें सभी गिनने लगी। पिंकी की किताबों की शेल्फ, उस पर सजी नाचने वाली गुड़िया, क्रिस्टल का कीमती सजावटी सामान, चिड़िया वाली घड़ी सभी तो सही सलामत थे अपनी जगह। अरे वे ठिठकी, पिंकी, तेरी फोटो वाला फ्रेम कहाँ है? यही तो पड़ा रहता था। पिंकी चुप, जैसे सुना ही ना हो। उन्होंने इधर उधर ढूंढा। शायद झाड़ पोछ करते मीनू ने कहीं और रख दिया हो, या फिर टूट ही ना गया हो गिरकर उससे, और डर के मारे उन्हें बताया ही ना हो। उन्होंने पिंकी को हल्के से झकझोरा। पिंकी, बता बेटा, बता देना, वो फ़ोटो कहाँ है जो यहाँ शेल्फ पर पड़ी रहती थी। उन्होंने देखा पिंकी की आंखों में एक संशय सा। बताए या नहीं, कहीं डांट ही ना पड़े। एक बार उन्होंने ज़रा प्यार से, लाड़ से पूछा, क्या हुआ तेरी उस फोटो के फ्रेम का? क्या मीनू से गिरकर टूट गया था? नहीं दादी जी, पिंकी उनसे लिपटते हुए बोली, वो तो मैंने उस दिन मीनू को गिफ्ट कर दिया था जिस दिन वो जा रही थी। हैरान सी वे उसे डपटने लगी। क्यों भला, किस लिए? पिंकी रुआसी हो आई। तो क्या हुआ दादी जी, देखो ना। उसने झट से अपनी स्टडी टेबल का दराज खोला। देखो ना दादी जी, उसने भी तो बदले में मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। उनकी विस्मित विस्फारित आंखों के सामने पिंकी की खुली हथेली पर वही दो घटिया से घिसे पिटे प्लास्टिक के गुलाबी हेयर क्लिप चमक रहे थे, जिन्हें पहले ही दिन उन्होंने मीनू के बालों से उतरवाया था। नमस्कार, तो ये थी आज की कहानी बचपन। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा